दोस्तों, आपने इससे पहले भाग में देखा कि किस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर जो हमारे एडवोकेट एमपी नागर साहब हैं, इन्होंने बताया कि किस तरह से ये कितना चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष है और क्यों इन जो दस्तावेज है इनको अमान्य करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जनता के लिए भी एक बहुत बड़ी उलझन और एक दिक्कत पैदा करने वाली बात है। खैर, अब समय आएगा, सब चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि वोट चोरी की भी जो बात है, बहुत जो नारा भी लग रहा है और वोट चोरी का जो मुहिम है ये भी तेज हो रही है। देखेंगे समय के साथ आगे कितना परिणाम सामने आता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ये जो एक जो आज सवाल उठाया है राहुल गांधी जी ने, एक क्रांति का जरूर लेके आएगा, ऐसा माना जा सकता है। ये मेरी ज़ाती राय भी आप कह सकते हैं, जो होगा वक्त बताएगा। सर, अब आते हैं जो वर्तमान स्थिति है बाढ़ की। जी। हालांकि देश में बहुत जगह बाढ़ आई है, मध्य भारत में भी आई है, उत्तरी भारत इतना इधर मतलब अपना पूर्वी भारत में भी आई है। विशेषकर जब उत्तर भारत की बात करते हैं उसमें पंजाब और हिमाचल जो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, तो विशेषकर हिमाचल से, हालांकि हिमाचल में बताया गया है कि जून से लेकर अब तक की स्थिति में 300 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं अगर पंजाब की बात करें, जो कि वर्स्ट इफेक्टेड कह सकते हो, इसके ऊपर एक सवाल उठ रहा है, क्या ये प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित है? और क्योंकि इसमें लगभग जो है 80,000 करोड़ का तो माली नुकसान आंका गया है। एमएसएमई आधे का वो आंकलन कर रही है और कृषि का जो नुकसान हुआ है कृषि क्षेत्र का, वो भी लगभग इतना ही है, 32-35 के आसपास वो भी है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए शर्मा जी, मेरा कहना ये है कि पहली बात तो ये जो बाढ़ जो आई है देश के अंदर, ये पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि मानव निर्मित है। जब जब हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं प्रकृति के साथ, तो प्रकृति भी जरूर बदला लेती है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा है लगातार। और ये खतरा, ये ऐसा नहीं कि केवल भारत पर है, ये खतरा पूरी दुनिया पर है। क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेंगे, जब हिमालय पिघलेगा, तो कहीं ना कहीं जो बाढ़ है ना, उसका आना फिर असंभव ही हो जाता है। ये आप सार्वभौमिक एक वो मानते जी हैं? जी, ये यूनिवर्सल एक प्रॉब्लम, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ। अब क्योंकि इन चीज़ों को लेके बहुत सी दुनिया भर में ट्रीटी हुई, संधियाँ हुई, और जल प्रबंधन का जो एक ऐसा जो जो खराब एक जो नमूना है ये भारत में है। और इसके पीछे कारण भी है कि हमारे देश के जो नेता लोग हैं, जो नेता लॉबी है, जो आपके उद्योगपतियों की लॉबी है, वो कभी भी ये नहीं चाहती कि देश की जो नदियां हैं वो इकट्ठी हो जाएं, जुड़ जाएं आपस में। अगर ये देश की हाँ, नदियां, एक वीडियो बनाया था इस पर। जी, जी। अगर ये देश की नदियां आपस में तमाम जुड़ जाती, तो मैं समझता हूँ कि ये जो बाढ़ नाम की जो बीमारी है ना, ये शायद बिल्कुल नहीं आती। क्योंकि नदियां जुड़ने से सबसे बड़ा बात क्या होती कि एक तो बांध बनाए जाते बड़ी संख्या में, बांध बनते तो बहुत ज़्यादा संख्या में नहरें निकलती। और सबसे जो बड़ा फायदा था कि जहाँ पीने का पानी प्रत्येक व्यक्ति को मिलता, वहाँ हमारे देश के हर किसान को हर खेत तक पानी जाता इसका। और सबसे एक और बड़ा फायदा होता हमारे देश के लोगों को कि इस बांध बनने से, इस नदियों को जोड़ने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता कि बिजली का जो निर्माण है वो कम से कम 100 गुना बढ़ जाता, ऊर्जा उत्पादन। हाँ, ऊर्जा उत्पादन होता। और 100 गुना बिजली बढ़ने से मैं समझता हूँ कि फिर ना तो इस देश में बाढ़ आती, ना कोई इस तरह की समस्याएं होती। और ये बाढ़ पूरी तरह से मेरा मानना ये है कि ये सरकारों की नाकामी है। ये उद्योगपति इस देश के नहीं चाहते कि ये देश की नदियाँ जुड़ जाएं, किसान को फायदा हो जाए। अब सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ है, लोग कहते हैं कि वो उद्योग को नुकसान हुआ है, कृषि को, परंतु मेरा मानना यह है कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो कृषि को और किसान को हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा जो हताहत हुए हैं, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, ये आम व्यक्ति को हुआ है, उद्योगपति को नहीं हुआ है। 1400 गांव रफली बताए जा रहे हैं जी। और उसमें बहुत से लोग जो है प्रभावित हुए हैं। इनका जान माल का नुकसान, पशुओं का कह लीजिए, खेती का कह लीजिए। तो अगर आंकड़ा तो मेरे पास इस टाइम नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि लाखों हेक्टेयर भूमि है, एकड़ भूमि है, जिसके ऊपर कृषि जो फसल थी वो तबाह हुई है। जी, देखिए शर्मा जी, जहाँ तक फसलों के नुकसान की बात है,
तो लाखों एकड़ ज़मीन जो है ना, हेक्टेयर ज़मीन बिल्कुल दमीज हो चुकी है और फसलें बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं, उनमें कुछ नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि हज़ारों लाखों पशु भी इससे हताहत हुए, नुकसान हुआ बड़ा भारी। और ये जो हम जो आकलन करते हैं कि भाई 80,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, ये सही माने में 80,000 करोड़ का नुकसान नहीं, ये 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है कम से कम। और मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूँ, अटल जी की सरकार के समय से कहता आ रहा हूँ कि इन देश की नदियों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आज अगर इसको जोड़ने पे 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आता है, तो ये पैसा भी पब्लिक ही दे देगी। सवाल इस पे मंशा पे आ जाता है सरकार की। जी। इसी पर एक मैं अभी कहूँगा कि शिवराज चौहान साहब, ये इन्होंने पंजाब का दौरा किया है। हो सका तो एक बाइट दिखाएंगे, हमारे को ये राइट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि आप इसके जो नुकसान है इसकी भरपाई कैसे करोगे, तो उन्होंने एक वाक्य है मुझे जो विचित्र लगा, अजीब लगा, और वो ये था कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप, अब क्या मंशा प्रधानमंत्री की, उसे प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी का या किसी का उसका तो होता नहीं, लेकिन मंशा के अनुरूप वो करेंगे, तो इसका मतलब एक कृषि मंत्री को ये हक नहीं है कि वो अपने बूते पे कह दे कि इसका असेसमेंट करके जल्दी इसकी घोषणा होगी, या इतने बरक्स इसके जो भगवंत मान सिंह हैं जो सीएम है पंजाब के, उन्होंने कहा है कि भाई हम अपना हक मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, कोई भीख नहीं मांग रहे। तो उन्होंने 60,000 करोड़ की इमीडिएट एक यूँ कहें कि उन्होंने मांग रखी है अपनी इस नुकसान के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो वाक्य जो हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, सॉरी जी शर्मा जी, शिवराज चौहान जी वैसे मेरे पुराने दोस्त रहे हैं जी। शिवराज चौहान जी ने ये जो कहा ना, मनसा जो शब्द कहा, हाँ। इस मनसा में कहीं ना कहीं कूटनीति और राजनीति नजर आती है। ये शर्मनाक शब्द है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कम से कम देश के कृषि मंत्री को ऐसे हालात में नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये जो शब्द कहा कि भाई मनसा से मतलब सिर्फ साफ नजर आता है सबको कि वो कहना चाहते हैं कि वहाँ भगवंत मान की आपकी सरकार है, और अगर हिमाचल में देखें तो सब कुछ कांग्रेस की सरकार है। तो उनको लगता है कि कांग्रेस को और उनको पैकेज नहीं देना है, उत्तराखंड को पैकेज देना है। तो जो पैकेज 60,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा देना चाहिए जी, क्योंकि किसान को अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सबसे पहले जरूरी है। एक बिंदु और है, जब मैं ये कहता हूँ आपसे कि प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का होता है, ये अलग बात है कि ऐसा अखबारों में छप रहा है कि 13 सितंबर को संभवतः मणिपुर जाने की बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो अभी 13 सितंबर तो दूर है, पंजाब की बाढ़ का, पंजाब में उन्होंने वो वहाँ पे उन्हें जाना चाहिए था क्योंकि देश का हिस्सा है पंजाब भी। तो क्या वजह मानते हैं आप सर कि जो इस तरह से जो नज़रअंदाज कर दिया गया पंजाब को? देखिए शर्मा जी, मेरा कहना ये है कि इस देश में पिक एंड चूज की नीति है, और अगर मान लीजिए मेरे पेट में आज दर्द है तो मुझे समाधान भी आज ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो माननीय मोदी जी को तुरंत जाना चाहिए, हेलीकॉप्टर लेके जाना चाहिए, हवाई जहाज से जाना चाहिए, परंतु उन लोगों के बीच में जरूर जाना चाहिए जो आज हताहत, जो आज पीड़ित हैं, उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। अगर पीड़ितों को आप सांत्वना नहीं दोगे तो आप किस तरह के नेता हो, ये भी लोग सवाल करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि ये पिक एंड चूज की नीति नहीं होनी चाहिए, और मणिपुर में तो बहुत पहले चले जाना चाहिए। 2023 का मसला उठा हुआ है और आज 25 आ गई। देखिए, अगर वो अब जाना भी चाहते हैं, जब चले भी जाते हैं, तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, उनका फर्ज बनता है जाना। जी जी, फर्ज बनता है जाना। तो कुल मिला के बात ये है, पिक एंड चूज वाली जो राजनीति है, या कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होकर कार्य करना, ये देश हित में नहीं होता। और ख़ासतौर पे शीर्ष नेतृत्व द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये चिंतन मनन उठता ही है कि ऐसा ना किया जाए। और खैर, हमने तो जो 2 बिंदु आज चुने थे उसके ऊपर हमने आज चर्चा ये करनी थी, और उसके लिए हमने आमंत्रित किया था नागर साहब को, और वो अपने विचार रखें। मैं एक चीज़ में एक छोटी सी बात और ऐड कर देना चाहता हूँ। इस देश के जो हुक्मरान हैं, जो नेता लोग हैं, चाहे वो कृषि मंत्री है चाहे प्रधानमंत्री है, वो बाढ़ के दौरान पीड़ित क्षेत्रों में उनके नेता केवल डबल रोटी फेंक कर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी बात है, चित्र खींच के भी सिर्फ अपना पिक्चर। और अगर ये देश की नदियां जोड़ दी जाएं तो ये जो बाढ़ में जो डबल रोटी फेंकने का जो माहौल है ना,
और ये वोट बटोरने का जो एक तरीका है ये ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए मैं किसान भाइयों से भी ये निवेदन करूंगा और आम जनता से निवेदन करूंगा कि देश हित में, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए देश की नदियों को जोड़ने का काम प्रथम तौर पर होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल है मेरा, और ये अंतिम ही सवाल मानिए। भाखड़ा डैम, रंजीत सागर डैम और एक आध जो डैम और है, 5-6 डैम है मुख्यतः पंजाब में जो, और ये हिमाचल से 3 नदियां विशेषकर निकले, सतलुज, व्यास और ये रावी। और इस पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि जो डैम हुए हैं ये ओवरफ्लो हुए हैं। तो आप क्या मानते हैं ये ओवरफ्लो क्यों हुए? डैम का तो एक जो प्रबंधन होता है, जल प्रबंधन की अगर बात करें तो अगर जैसे देखते हैं कि पानी ज़्यादा इकट्ठा हो तो वो छोड़ दिया जाता है, तो क्या वजह रही कि पानी नहीं छोड़ा गया और आज स्थिति ये आ गई कि इतने दूर दराज इलाकों में 15-20 फुट पानी इसमें खेतों में आया है? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए शर्मा जी, इसमें मेरा कहना ये है कि जो डैम का जो प्रबंधन होता है, डैम का प्रबंधन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता, वो सेंट्रल केंद्र सरकार के अंडर होता है। तो केंद्र सरकार ने अगर देरी से पानी छोड़ा है तो वो फिर ओवरफ्लो हो गया, और ओवरफ्लो होने का बड़ा नुकसान पंजाब को और हिमाचल को झेलना पड़ा है इसका। और ऐसे हालात भी भविष्य में आ सकते हैं कि डैम पूरी तरह से डैमेज भी हो सकता है, डैम भी टूट सकता है। बिल्कुल। और ऐसा अगर होता है तो इसमें सरकार की नाकामी और बेईमानी और बदमाशी है। जी जी। तो दर्शकों, देखा आपने, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सोर्सेज नहीं है कि जहां हम आपको आंकड़े भी साबित कर सकें कि भाई ये आंकड़े हैं। खैर, मोटा मोटी जो अभी तक जो हमने जानकारियां विभिन्न समाचार पत्रों या दूसरे सूत्रों से एकत्र की, तो उनके बिना पर हमने आपको कहा है कि ये तथ्य कुछ सामने आए, जिस तरह से डैम ओवरफ्लो हुए और मानव निर्मित जो है ये इसको आपदा कही गई। तो इन बिंदुओं पर जो है नागर साहब ने अपने रोशनी डाली अपने विचारों की। तो उम्मीद है कि हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि अब जो मसाइल आ रही हैं देश में सामने राजनीति के माध्यम से और नीतिगत उसके खामियों के माध्यम से, ये इतनी जल्दी लगता है कि समाप्त शायद नहीं होंगी, और इसके लिए जो चिंतन मंथन है वो हमें बड़ा उसको निरंतर करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।